हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं आरपीसी द्वारा लिया गया एक पेपर है जिसमें बेहतरीन सवाल आपसे पूछे गए थे। बहुत ही अच्छा पेपर है, शानदार वाला पेपर है। वीडियो को पूरा देखना। और इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस हो, जैसे कि कुछ कैंडिडेट्स ने कल कमेंट भी किया था कि हम राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए खास कर है क्योंकि आपका एग्ज़ाम जून में है और आपके जो राजस्थान जीके का जो पार्ट्स पूछा जाएगा वो पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। इसके अलावा जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो, आपका रिट वाला हुआ, या इसके अलावा आपका जेईएन आईएन वाला हुआ, पटवारी वाला हुआ, ग्राम सेवक वाला हुआ, आपका कोई सा भी एग्ज़ाम्स है, बिल्कुल ये क्लास आपके लिए ही है। आप अच्छे से इस क्लास को देख सकते हो और अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत कर सकते हो। तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सीधे ही चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वालर, मांदल, लूर और कूद नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ये आपको बताना है। भील जनजाति, ग्रासिया जनजाति, शहरिया जनजाति या कंजर जनजाति। इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी गाइस, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो मैं आपको बता देता हूँ जो आपके ग्रासिया जनजाति के जो आपके और नृत्य है इस उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो एक तो हो गया आपका वालर, वालर के अलावा एक वो मांदल, मांदल के लूर और कूद। चार तो ये नृत्य हो गया आपके मांदल, वालर और लूर और कूद। इसके अलावा एक है आपको मोरियो, मोरियो नृत्य, ये भी आपका ग्रासिया जनजातियों का है। ठीक है, मोरियो, मोरियो के अलावा बात कर लूँ तो जवारा, ये नृत्य भी आपका ग्रासिया जनजाति का है। ठीक है, इसके अलावा एक है आपका घोर नृत्य। कौन सा नृत्य? घोर नृत्य, ये भी आपका ग्रासिया जनजाति का है। ठीक है, तो ये आपके कितने हो गए? 4 और 3 7 नृत्य है जिसे आपको याद रखना। ये सारे ही जो आपके नृत्य हैं ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य हैं। इसमें से ये वालर जो है ये बार बार पूछा जाता है क्योंकि ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है, तो इसे ज़रूर आप याद रखना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची 1 और सूची 2, एक तरफ पुस्तकें है, एक तरफ लेखक है। तो देख लेते हैं अपन, इसको अच्छे से सुमेलित कर लेते हैं। देखो हमीरायण, हमीरायण जो पुस्तक है वो पद्मनाभ की है। ठीक है, हमीरायण जो पुस्तक है वो किसकी है अभी? पद्मनाभ की। और रणवल रो छंद श्रीधर व्यास। क्लियर है? अचलदास कीचिरी वचनी का चारण शिवदास गार्डन। और बिट्टू सूजा ये हो जाएगा राव जेतसिर छंद। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हम ईरानी के लेखक है पद्मनाभ, रणमल छंद के श्रीधर व्यास हो जाएंगे, अचलदास की चिरे वचनिका के चारण शिवदास हो जाएंगे और राव जेतसिर छंद के बिट्टू सूजा हो जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कहलाती है मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, वागड़ी। तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला वागड़ी। कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी बोली जाती है। अगर सवाल आपका यूँ बन जाता कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाता वो हो जाता मेवल। क्या राइट आंसर हो जाता आपका? मेवल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। सवाल अगर आपका यूँ बन जाता कि कर्क रेखा राजस्थान में कहाँ से गुजरती है, तो डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। क्लियर है? आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा है किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? शेर से तो नीचे है और अचलगढ़ से ऊंचा। देखो सबसे पहले तो आपको याद रखना ये शेर, शेर की जो ऊंचाई है 1597। अचलगढ़ की बात कर लूँ मैं, अचलगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1380 मीटर है। अब देखो शेर से तो नीचे है और अचलगढ़ से ऊंचा है, तो देख लो इसमें जरगा है आपका 1431 मीटर ऊंची है। खोख की बात कर लूँ तो 920 मीटर ऊंची है। सायरा की बात कर लूँ तो 900 मीटर ऊंचा है। रघुनाथगढ़ की बात कर लूँ तो 1055 मीटर ऊंचा। तो इसने कहा अचलगढ़ से ऊंचा, तो अचलगढ़ से ऊंचा तो ये रहा। शेर से नीचा, शेर से नीचे अभी जरगा है।
तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? ऑप्शन नंबर 3 जरगा जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान की कुछ चोटियाँ। आजकल एग्जामिनर क्या करता है, जैसे बड़ी चोटियाँ तो सबको याद होती है, लेकिन वो छोटी चोटियों के बारे में पूछ लेता है। जैसे गुरु शिखर वगैरह सबको याद है, लेकिन वो क्या करता है, छोटी छोटी चोटियों के बारे में पूछता है। तो उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे। जैसे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, खो की। खो की जो आपकी ऊंचाई है आप सभी को पता है कितनी है, 920। खो के बाद अगर मैं बात करूँ तो सायरा, सायरा की जो ऊंचाई आप सभी को पता है कितनी है, 900। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ लीलागढ़। कौन सा गढ़, लीलागढ़। लीलागढ़ की जो आपकी ऊंचाई है वो 874 मीटर है। कितनी है, 874। ठीक है। लीलागढ़ के बाद बात कर लेता हूँ तारागढ़। तारागढ़ की जो ऊंचाई है 870 मीटर है। तारागढ़ अजमेर वाला जो है, अजमेर वाला तारागढ़, उसकी ऊंचाई है 870। उसके बाद डोरा पर्वत, ये डोरा पर्वत आपका जालोर वाला है। इसकी ऊंचाई की अपन बात कर ले तो 869 मीटर, यानी 869 मीटर ऊंचा है डोरा पर्वत जालोर वाला। नागपानी चोटी की बात कर लूँ जो उदयपुर में पड़ती है, आपके नागपानी की जो ऊंचाई है 867 मीटर है। ये भी एग्जाम्स में पूछे गए, जितनी चोटियों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम्स में पूछे गए। मोस्ट आईएमपी आपको क्रम से पूछा जाएगा। सवाल कैसे बनेगा, कुछ 4 चोटियों का नाम देगा, या तो आरोही क्रम पूछ लेगा या अवरोही क्रम पूछ लेगा। इसलिए इन सभी चोटियों की ऊंचाई आपके दिमाग के अंदर सेट होनी चाहिए, जिससे कि आपको पता रहेगा कि कौन सा सही क्रम है। तो नागपानी के बाद में बात कर लूँ तो गोगुंदा। गोगुंदा की ऊंचाई जो है ये 840 मीटर है। गोगुंदा के बाद आता है आपका इसराना भाकर। कौन सा भाकर, इसराना भाकर। ये भी आपके जालौर में पड़ता है। इसराना भाकर की जो ऊंचाई है वो 839 मीटर है। कितनी मीटर है, 839 मीटर। इसके अलावा वापस मैं बता देता हूँ नागपाड़ी। नागपाड़ी अजमेरी एग्जाम से पूछी गई, कई बार एग्जाम से पूछी गई। लूनी नदी यही से निकलती है। नागपाड़ अजमेर की जो ऊंचाई है 795 मीटर है। फिर बहरांच, बहरांच जो चोटी है अलवर में पड़ती है। बहरांच की जो ऊंचाई है 792 मीटर है। कितनी है, 792 मीटर। ठीक है, कई बार एग्जाम से पूछी गई। इसके अलावा एक आपकी बरवाड़ा, कौन सी है, बरवाड़ा। बरवाड़ा चोटी ये जयपुर के अंदर आपकी पड़ती है। इसकी जो ऊंचाई है ना वो है 786। कितनी है, 786 है बरवाड़ा की। बरवाड़ा के बाद बात कर लूँ बबई। बबई ये झुंझुनू में पड़ती है आपकी। बबई कहाँ पड़ती है, झुंझुनू में। इसकी जो ऊंचाई 780 मीटर है। ठीक है। फिर पड़ती है आपकी बिलाली, ये इंपॉर्टेंट चोटी है भी। ये तो स्थान भी पूछ लिया जाए तो बहुत कम बच्चों का आता है। बिलाली आपके अलवर में पड़ती है और इसकी ऊंचाई जो है 775 मीटर है। बिलाली की ऊंचाई कितनी है, 775 मीटर। फिर अब मैं आपको बता देता हूँ मनोहरपुरा। मनोहरपुरा जयपुर वाली चोटी है। मनोहरपुरा जयपुर वाली जो चोटी है उसकी ऊंचाई है 747 मीटर। ठीक है। फिर आपका रोज़ा भाकर आ जाएगा, जालोर वाली। इसकी ऊंचाई की बात कर लो तो 730 मीटर है। ठीक है। फिर मैं बात कर लूँ तो बैराट। ये सारी चोटियाँ एग्जाम्स में बनी हुई, हल्के में मत लेना, सारी चोटियों की ऊंचाई ज़रूर याद करना। इसलिए मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ, क्योंकि बड़ी चोटियों की ऊंचाई लगभग सभी साथियों ने याद कर रखी है। छोटी चोटियों की ऊंचाई जो होती याद नहीं होती, बहुत सारी है, इसलिए कन्फ्यूजन पैदा होता है, क्रम सही सेट नहीं होता, इसलिए इसको याद कर लेना आप। बैराट की ऊंचाई है 704 मीटर। कितनी मीटर ऊंची है, 704 मीटर ऊंची है। बैराट के बाद मैं बात कर लूँ काकनवाड़ी। काकनवाड़ी की जो ऊंचाई है ना ये पड़ता है आपके, काकनवाड़ी कहाँ पड़ती है, अलवर के अंदर पड़ती है। 677 मीटर ऊंची है। एक ये चोटी देखो सिरावास चोटी, ये सीधा एग्जाम से पूछा था, सिरावास चोटी कहाँ पड़ती है, पहला सवाल ये पूछा था। सिरावास चोटी पड़ती है अलवर के अंदर। और सिरावास चोटी की जो ऊंचाई है ना ये भी याद रखनी है आपको, 651 मीटर ऊंचा। सिरावास कितना, 651 मीटर। फिर आपका भानगढ़ आ जाता है, भूतिया पैलेस। भानगढ़ चोटी की बात कर लो तो भानगढ़ चोटी जो ऊंची है 649 मीटर ऊंची है। फिर आपका जयगढ़ आ जाता है, जयपुर वाला जयगढ़, ये आपका 648 मीटर ऊंचा है। फिर मैं बात कर लूँ तो नाहरगढ़ आ जाता है, जयपुर वाला, 599 मीटर ऊंचा है। ठीक है। फिर बालागढ़ आ जाता है आपका, बालागढ़ 597 मीटर ऊंची है। ठीक है। और फिर आपकी झारोला पहाड़ आ जाता है, झारोला पहाड़ आपका 580 मीटर है। ठीक है। तो 588 मीटर। ये जितनी भी छोटी छोटी चोटियाँ थी उसके बारे में बता चुका हूँ, जरूर आप याद रखना, एग्जाम में 100% आपको फायदा मिलने वाला है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं आता। जैसे कि अभी मैंने जस्ट बताया था, देखो रोजा बाकर आता है, जारोला का पहाड़ भी आता है, इसराना बाकर भी आता है, गोगुंदा, गोगुंदा नहीं आता भाई। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक बार वापस से क्लियर कर देता, रोजा बाकर की जो ऊंचाई है 730 मीटर है।
जारोला पहाड़ जो ऊंचा आपका 588 मीटर है, कितना 588। इसराना भाकर की मैं बात कर लेता हूँ, तो इसराना भाकर आपका 839 मीटर ऊंचा है, और गोगुंदा मैंने बताया था 840। क्लियर है। तो इस तरह ही छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना। इसके अलावा देखो गोगुंदा से रिलेटेड 2-4 फैक्ट और जान लेते हैं। एक तो हल्दी घाटी को युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था, तो बदायूनी ने कहा था। किसने कहा था, बदायूनी ने। और गोगुंदा से आपकी बैडच नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, बैडच नदी का जो उद्गम स्थल है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाकल और सेई धारा से मिलने से जो नदी बनती है वो आपकी कौन सी नदी बनती है, माही, साबरमती, पार्वती, बनास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, साबरमती नदी। कौन सी नदी, साबरमती नदी। ठीक है, ये राजस्थान में कोटड़ी की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, उदयपुर की कोटड़ी की पहाड़ियों से निकलती है, राजस्थान में बहती हुई, राजस्थान में केवल 45 किलोमीटर ही बहती है। बाकी ये गुजरात की मुख्य नदी है, गुजरात के अंदर मुख्य नदी है। अहमदाबाद जो शहर बसा हुआ वो इसी के किनारा आपका बसा हुआ। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा इसकी कुछ सहायक नदी भी है, मेसवा, हतमती, वाकल, शई। ठीक है, ये सारी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो देख लेते हैं। एक तरफ जिले देर की, एक तरफ जिले देर के, एक तरफ तो झील है, एक तरफ जिले है। ठीक है, तो इसका अपन देख लेते हैं, इसको सही सम्मिलित कर देते हैं। नवलखा, नवलखा झील मैंने पहले भी जब नवलखा सारे फैक्ट बताए थे कल परसों के वीडियो के अंदर, मैंने नवलखा फैक्ट जो बताए थे सारे, तो नवलखा झील पड़ती है बूंदी में। नवलखा झील कहाँ पड़ती है, बूंदी में। ताल छापर झील पड़ती है चूरू के अंदर पड़ती है। तालाब शाही झील पड़ती है धौलपुर के अंदर। पचबदरा पड़ती है आपकी बाड़मेर में। ठीक है, लेकिन नए जिलों के गठन के बाद तो ये बालोतरा में शामिल होगी, लेकिन फिलहाल तो आपका पुराना जी की पूछा जाएगा एग्जाम्स के अंदर, बेफिक्र रहिए, क्योंकि नए जिला अभी पूरे कंप्लीट बने नहीं है। ठीक है, नए जिलों की सीमा अभी तक तय नहीं हुई है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, अभी पुराना जी के आएगा। तो पचबदरा फिलहाल तो बाड़मेर के अंदर ही है। कहाँ है भाई, फिलहाल बाड़मेर में ही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2-4-1-3, 2-4-1-3, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, तो इसमें देख लो उदयपुर, दौसा, नागौर, चित्तौड़गढ़। अब देखो कॉमन सेंस आपको लगाना कि रेगिस्तान वाला जिला कौन सा, तो आप सभी को पता है कि रेगिस्तान में शामिल जिला नागौर है, तो जाहिर सी बात है कि भाई नागौर में कम बरसात होगी, औसत वर्षा कम होगी। बाकी इन तीनों जिलों के मुकाबले में नागौर में कम वर्षा होगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नागौर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उदयपुर और कोटा में अधिकांशतः कौन सी मृदा पाई जाती है, आपको बताना है। तो देखो बड़ा अच्छा सवाल है। कैल्सी ब्राउन मृदा, नवीन भूरी मृदा, पर्वतीय मृदा और लाल दोमर मृदा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय मृदा, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर और कोटा जिलों में अधिकांश जो मृदा पाई जाती है ना, वो पर्वतीय मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती, पर्वतीय मृदा पाई जाती। अब आपके लिए जो सवाल है हमारा ये है कि लोयस मिट्टी राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है। लोयस जो मृदा है राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन विभाग राजस्थान की प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2021 के आकलन में के अनुसार वनावरण उनके भौगोलिक क्षेत्र का 10% से अधिक हो। तो देख लेते हैं भाई कौन कौन से जिले का भौगोलिक क्षेत्र 10% से अधिक वनावरण रखता है। तो सीकर, जालोर, झालावाड़, राजसमंद, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, दौसा, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर। तो इसका जो राइट आंसर है ना 10 का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 को आपका बिल्कुल राइट आंसर माना। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो वनों के मामले में मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान के अंदर जो वन पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन पाए जाते हैं आपके उदयपुर, प्रतापगढ़, ठीक है, सॉरी उदयपुर के बाद अलवर, अलवर के बाद आपका प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद आपका बारां। क्लियर है। और जबकि न्यूनतम वन जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, ये गंगानगर की जगह आपका जोधपुर है, जोधपुर के बाद आपका गंगानगर। क्लियर है। देखो
वापस से बता देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको हुआ जिसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आपको याद रखना है UAPB, क्लियर है। और एक आपको याद रखना चूहा जोगा, चूहा जोगा, ठीक है। देखो, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और आपका बारां, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन इन 4 जिलों में पाए जाते हैं और न्यूनतम जो पाए जाते हैं वो इन जिलों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ प्रतिशत की दृष्टि से देखना। एक तो आपको यूपीएससी याद रखना जो कि आसानी से आपको याद रह जाएगा। उदयपुर, ठीक है, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली, ये तो 4 जिले हो गए सर्वाधिक वन पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, यानी प्रतिशत की दृष्टि से। और आपको पूछ लिया जाए कि प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है, तो आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, जो चू जे बी, जोचू जेबी, ठीक है, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है, जोचू जेबी और यूपीएससी। जोचू जेबी यूपीएससी, ये तो प्रतिशत के मामले की ट्रिक हो गई। और क्षेत्रफल में मैंने आपको बताया था यूएपीबी और चूहा जोगा। तो ये 4 ट्रिक्स है जिसे आप याद रखना, जिससे अगर प्रतिशत का सवाल पूछा जाएगा अगर ये आपका वन वाला एग्जाम में, तो आप इसको बिल्कुल सही कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा मैं बता दूं छोटा सा फैक्ट और, तो देखो सर्वाधिक जो वनों में वृद्धि हुई है वो अजमेर में हुई है, सर्वाधिक वनों में जो कमी हुई जालोर के अंदर हुई है, ठीक है। और प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया, आरक्षित, रक्षित और आपका अवर्गीकृत, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 11वां क्वेश्चन। सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिलों के युग्म में पाई जाती है। तो 11वें का अपन देख लेते हैं। देखो, सबसे अधिक महिला साक्षरता जो है कोटा की है, ठीक है। सबसे कम महिला साक्षरता आपके जालोर की, किसकी अभी, जालोर की। और जो कि आपको याद रखनी, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता आपके झुंझुनू की है, किसकी अभी, झुंझुनू की। और आपको पूछ लिया जाए सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ की है, तो सबसे कम पुरुष साक्षरता आपके प्रतापगढ़ की, कहाँ की है, प्रतापगढ़ की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सन 2002-2003 में अकाल में राजस्थान के कुल कितने जिलों को अकाल प्रभावित जिले घोषित किया गया था। तो 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 32 जिले। कितने जिले, 32 जिले। पूरा राजस्थान मान लो आप, कितना, पूरा राजस्थान, पूरा राजस्थान मान लो, नहीं पूरा राजस्थान ही है। अब सर पूरा राजस्थान का, राजस्थान में तो 33 जिले हैं। तो बात हो रही है 2002-2003 की, प्रतापगढ़ बना था 2008 में, तब तक राजस्थान में कितने जिले थे, 32 जिले ही थे। तो पूरा राजस्थान ही हो गया आपका। 33वां जिला तो 2008 में आया था ना आपका, प्रतापगढ़, 26 जनवरी 2008, ठीक है। तो 32 जिले थे, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। वन विभाग राजस्थान में प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में के समूह में 2019 से 21 के बीच अधिकतम दर में वन का विनाश हुआ है। बड़ा अच्छा सवाल है वैसे, बड़ा अच्छा सवाल है और इसका आंसर अपन जरूर देखेंगे। तो 13वां का अपन उत्तर देखते हैं, सिरोही जालोर, करौली भरतपुर, सिरोही भरतपुर, जालोर करौली। 13 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। कल परसों ही मैंने एक सवाल करवाया था जिसमें मैंने बताया था 32 किलोमीटर की जो कमी हुई है वो तो जालोर में हुई है, और 26 किलोमीटर की जो कमी हुई है वो करौली के अंदर हुई है। लगभग 32 किलोमीटर की कमी आपके जालोर में, और 26 किलोमीटर की जो कमी हुई है वो आपके कहाँ पर हुई है, तो वो आपके हुई है कहाँ पर, करौली के अंदर हुई है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो 14वां क्वेश्चन है। राजस्थान स्टेट इन्वायरमेंट पॉलिसी सर्वप्रथम किस वर्ष लागू की गई थी। तो राजस्थान स्टेट इन्वायरमेंट पॉलिसी जो लागू की गई थी, कब लागू की गई, 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2010 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भूकिया, जगपुरा, देलवारा पट्टा जाना जाता है टंगस्टन के भंडार के लिए, सोने के भंडार के लिए, क्वार्ट्ज के भंडार के लिए, मैग्नीज के भंडार के लिए। तो 15 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये जाना जाता है सोने के भंडार के लिए। किसके लिए जाना जाता है भाई, सोने के भंडार के लिए। कहाँ पड़ता है ये, भूकिया, जगपुरा,
ये आपके पड़ता है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा बाग जैसलमेर और देवगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर पवन ऊर्जा परियोजना है भाई, वाइंड पावर प्रोजेक्ट जो है वो आपके यहीं पर है। एक तो बड़ा बाग जैसलमेर, एक आपका देवगढ़ चित्तौड़गढ़। अब देखो, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल अवस्थित है, तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल का स्थित ब्यावर में, भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, पाली में। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये भीलवाड़ा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? भीलवाड़ा में पड़ती है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ पड़ती है? तो भीलवाड़ा के अंदर पड़ती है। या अगर ऑप्शन में वो उदयपुर दे देता तो आधे बच्चे तो उदयपुर पे क्लिक कर देते। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से, जब एग्जाम आप देते हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, और एक क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से पढ़ के 2 बार ही ऑप्शन पढ़ने, पूरे ऑप्शन पढ़ने, पहला ऑप्शन पे कभी उत्तर नहीं करना। पूरा ऑप्शन पढ़ के फिर गोला काला किया करो। अगर अच्छे से गोला काला करोगे तो आपकी लाइफ ब्राइट हो जाएगी अच्छे से। तो 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिको का कृषि खाद्य फार्म केंद्र है। तो 18 का अपन देख लेते हैं। रिको भरतपुर, उद्योग विहार जैसलमेर, MIA कोटा, बोरानाडा जोधपुर। तो बोरानाडा जोधपुर इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको सीधा ही, मैं इसके बाद जो है आपका जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे आपके इंडिया के वगैरह, तो इसके बाद में सीधे आपको ले चलता हूँ कहाँ पर, जहाँ राजस्थान जी के आपसे पूछा गया वापस से, यानी पीछे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इसका उत्तर अपन देखते हैं। इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला, कौन सा होने वाला, तो इसका जो राइट वन आंसर हो जाएगा आपका 139 का नौ भरतपुर। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नौ भरतपुर। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई थी। तो 140 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 5000। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5000। कितनी मनसब दी गई थी? 5000 की। जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में निम्न में से किसने योगदान दिया था। तो 141 का अपन सही आंसर देखते हैं। तो 141 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ये आपको बताना है कौन सा एक युग्म सुमेलित है। तो देखो, ऑप्शन नंबर 1 ही सुमेलित है। रूपा जी करपा जी का जो संबंध था वो बेगू किसान आंदोलन से था। कहाँ से था भाई? बेगू किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 143वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन बीकानेर राजद्रोह एवं षड्यंत्र मामले में सम्मिलित है। तो देख लेते हैं। देखो, इसमें आपका एक तो गोपाल दास भी था, खूबराम भी था, सत्यनारायण भी था, लेकिन मानवमल जैन नहीं था भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण में देश को संयुक्त राजस्थान में शामिल किया गया था। तो राजस्थान के तीसरे चरण में केवल उदयपुर का विलय हुआ था। ठीक है, एक ही रियासत थी। ठीक है, केवल उदयपुर को मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर गुज्जर प्रतिहार शैली के हैं, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं। ये सवाल देखो वापस से रिपीट हो गया था, कल परसों के पेपर में पूछा गया था, बड़ा अच्छा सवाल है। तो 145 का देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले को छोड़ दो भाई, ये सोलंकी की शैली में निर्मित है। और बाकी ये जो तीनों मंदिर है आपके, एक तो गोट मांगलो दधिमती माता का मंदिर, किराड़ो के सोमेश्वर मंदिर, जगत अंबिका माता का मंदिर, ये तीनों ही जो है ना आपके गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे। तो 146 का जो राइट आंसर हो जाएगा, भील आंदोलन के नेता थे। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाथ द्वारा में श्रीनाथ की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्र पर्दा कहलाता है, क्या कहलाता है। तो पिछवाई कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहलाता है? पिछवाई। मरु क्षेत्र में जोगी के किस तत्वाद्य के साथ गोपीचंद, भर्तृहरि सुल्तान, निहालदे आदि के ख्याल गाते हैं। तो 148 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सारंगी के साथ। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
सारंगी के साथ, ठीक है। सारंगी एक आपका तत्वाद्य यंत्र है। सारंगी में आपके 27 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। रावण हत्था में आपके 9 तार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लोक, एक तरफ लोक देवता दिए हुए, एक तरफ प्रमुख केंद्र दिया हुआ। तो सुमेलित करते हैं इसको अपन 149 को। कल्लाजी राठौड़ का संबंध रुंडेला से है। हड़बू जी का संबंध बेंगटी से है। पापू जी का संबंध कोड़ू से है। गोगा जी का संबंध देरवा से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? तो 150 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मल्लीनाथ जी। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का पेपर आपका यही समाप्त होता है। उससे पहले आप जितने भी साथी हमारा वीडियोस देखते हो उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लाइक नहीं करते तो आप सभी साथी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बस मिलते हैं अगली क्लास में।